आज के शो में भगोड़ों की शामत, बरतानवी हुक्काम मुतहरिक। पीटीआई के खिलाफ शिकंजा सख्त। बानी पीटीआई की बहनों का धरना जारी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ इरफान खान। नाज़रीन, बरतानिया में मौजूद जो यूट्यूबर्स भगोड़े हैं उनके लिए ये अलार्म बेल्स हैं। रजब भट्ट जो यूट्यूबर है उनके हवाले से NCCIA जो उनकी तलबी है 9 तारीख की सुबह 11 बजे, उसके बाद जो अब खबर आई कि उनको पाकिस्तान जो है उस पर उनका वीज़ा रिवोक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। इतलात ये है कि उन्होंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में ये नहीं मेंशन किया था कि उनके ऊपर केसेस हैं जो कि ऑन गोइंग केसेस हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, और इसी वजह से जो है जब ये बरतानी हुक्काम के इल्म में आया तो बरतानी हुक्काम ने उनके वीज़ा रिवोक किया और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जिस वक्त फ़्लाइट में मौजूद हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला, ये जो खबर है, इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और ख़ास तौर पे इस खबर की इम्प्लिकेशंस फॉर अदर्स क्या है। मैं पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड बैठ के पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक ख़ास एजेंडे पर रहते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मैं उन भगोड़ों की बात कर रहा हूँ जिनको बरतानवी अदालत से भी सज़ा हो रही है। मैं उन भगोड़ों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे और उसके बाद यूट्यूब और फिर उसके बाद पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हुए और अब बाहर मौजूद रहकर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एक मुहिम का हिस्सा कर रहे हैं। तो ये जो अफराद हैं इनके लिए क्या ये अलार्म बेल्स हैं? मोहसिन नकवी साहब ने रिसेंटली मुलाकातें भी की हैं, बरतानवी हाई कमीशन से लेकर बरतानवी हुक्काम से आज भी और कल भी मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के समरात क्या आना शुरू हो गए, ये भी एक सवाल है। और क्योंकि ये यूट्यूबर है, इसकी वापसी और फिर इसके बाद जो दीगर और नाम सामने आते हैं उनके पास अगर नेशनैलिटीज़ भी नहीं है तो उनके खिलाफ जो बरतानवी हुक्काम अगर एक्शन करेंगे तो उनको बिल आखिर आना पड़ेगा वापस पाकिस्तान, और उनके खिलाफ यानी अब ये कह सकते हैं कि रियासत अमली तौर पर बाकायदा मुतहरिक हो गई है और इफेक्टिवली, यानी सिर्फ बातें ज़बानी खर्च नहीं, इफेक्टिवली अब उनके लिए कोई कार्रवाई का हम कह सकते हैं कि आगाज़ हो सकता है। साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम है इस्लामाबाद स्टूडियो में, और राना अरशद साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा साथ हैं फ़ोन पे। फरहान विज साहब, आप एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखते हैं, वो भी साथ मौजूद हैं। उनसे आगाज़ करते हैं। फरहान साहब, ये बताएं, ये रजब भट्ट के हवाले से खबर है और ये तो एक इंडिविजुअल केस है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस केस, लेकिन इन पर्टिकुलर ये खबर कितनी बड़ी खबर है, ये मुझे बताएं ज़रा, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर ऑल ऑफ दिस? जी सफान भाई, अभी तक हमारे पास जो इतलात आ रही है वो तो कुछ इस तरीके से आ रही है कि रजब भट्ट के ऊपर पाकिस्तान में जो मुकदमे थे वो यूके में उन्होंने छुपाए हुए थे, और बरतानवी हुकूमत में जहाँ का उन्होंने वीजा लेने की कोशिश की तो उस वीजे में उन्होंने नहीं बताया कि उन पर पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये तब हुई है जब मोहसिन नकवी साहब जैसे ही पहुंचे हैं और ये हमें गर्दिश करनी शुरू हुई है कि उन्होंने जाकर कुछ लोगों को वापस बुलाने की बातचीत की है। तो उसी खबर के साथ जो है हमें एक ये भी अमल देखने में आ रहा है कि बरतानवी हुकूमत ने अचानक ही बोला है कि जी उनके ऊपर मुकदमे थे जो उन्होंने हाइड किए हैं और इनको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। लेकिन इसका जो एक ओवरऑल इम्प्लीकेशन है वो ये है कि हमारे सामने एक प्रेसिडेंट आ गया है कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पर पाकिस्तान में मुकदमे मौजूद हैं और वो बरतानिया में वीजा लेकर रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बरतानवी हुकूमत उनको आप वीजा कैंसिल करके उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकती है। तो जिस तरीके से रजब भट्ट आ रहे हैं, हमने देखा है कि ये जितने भी एंटी पाकिस्तान और एंटी पाक आर्मी जो वीलॉगर्स थे और यूट्यूबर्स थे, इन्होंने भी हालिया कुछ अर्से में अपनी कैंपेन बहुत ज्यादा सख्त कर दी थी, बहुत ज्यादा जो है झूठ बोलते जा रहे थे। अगर मैं आपसे कल की बात करूं, कल ही आदिल राजा को बरतानवी अदालत ने ये सजा सुनाई कि आपने 28 दिन लगातार जो है माफी मांगनी है ब्रिगेडियर राशिद साहब से। तो अब क्या हो रहा है कि एक तरफ वो चीज चल रही है कि पाकिस्तानी स्टेट प्रोएक्टिवली बैरून मुल्क इनका पीछा कर रही है, दूसरी साइड पर अब ये जो बरतानवी हुकूमत एक प्रेसिडेंट कायम किया है, इससे हमें लगता है कि आने वाले कुछ अर्से में काफी सारे लोगों की पाकिस्तान वापसी मुतवक्को है, इंक्लूडिंग आदिल राजा, इमरान रियाज, मुहित पीरजादा, ये जो लोग बाहर गए हैं। मतलब देखिए ना कि ये जो रजब भट्ट इनके ऊपर तो मुकदमा था ना, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि इनके ऊपर मुकदमा है और इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो उन्होंने इनको डिपोर्ट कर दिया, तो उन सब के ऊपर भी मुकदमा तो मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी उस सर के ऊपर भी ये तलवार जो उनसे बकायदा लटक रही है कि उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। के हिसाब से देखा जाए, रजब भट्ट के जो केस की तफसील आई है वो तो NCCIA का केस है और वो उस केस की डिटेल्स में नहीं जाते, वो तो ही विल फेस द कोर्ट्स, यहाँ पे आएंगे, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है या जो भी होता है। लेकिन ये जो केस हैं जो इन लोगों पर, इन भगोड़ों पर, आदिल राजा, इमरान,
ये तो बड़े संगीन नेचर के क्राइम्स है ना, यानी ये तो जो ये केस जो है फाइनेंशियल स्कैम का, लेकिन ये जो केस है ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के केसेस हैं, तो इनकी नौयत अलग है। क्या इनके साथ ही नहीं पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी? जी, सफानत बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर हम देखें तो माजी में ये जो लंदन में पिछले साल एक राइट्स हुए और बहुत ज्यादा वहां पर फितना फसाद मचा, तो बाद में पता चला कि वो जो वेबसाइट थी उसको लाहौर में कोई शख्स जो से ऑपरेट कर रहा था और वो बाकायदा इस किस्म का मवाद डालता था जिससे वहां पर फसादात बर्पा हुए। उसके बाद जब बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान से बात की तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वो जो बंदा था उसको बाकायदा गिरफ्तार भी किया और बरतानवी गवर्नमेंट के साथ पूरा हमने कोऑपरेट किया। लेकिन यहाँ पर जो है हमें उनकी तरफ से बज़ाहिर एक दोगला किस्म का एक रवैया नजर आता है कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान से इस मामले पर कोई कोऑपरेशन नहीं की। लेकिन ये जो अब एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इसके बाद हमें एक उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस तरह मुझसे नकवी साहब ने पहले उनसे मुलाकातें की और अब वो खुद वहां पर पहुंचे, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें कुछ बड़ी खबरें सुनने को मिल जाए। अच्छा, ये जो अकाउंट्स हैं फरहान मलिक साहब, जिन अकाउंट से ये सारा प्रोपोगेट किया जाता है, इन अकाउंट्स पर क्या हुकूमत पाकिस्तान किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स हो गया या हो गया यूट्यूब हो गया, इन पर किस तरह पाबंदी आयद कर सकती है? इनसे जो यानी जो सिलसिला है प्रोपोगेशन का, इसको कैसे रोक सकते हैं? जी सफान भाई, इन्होंने ना अब अपना तरीका कार जो है मुख्तलिफ कर दिया है। ये जो वीलॉगर्स हैं, पहले क्या होता था कि ये अपना जितना कंटेंट था यूट्यूब के ऊपर या ओपन ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल देते थे। अब इन्होंने तब्दीली ये की है कि चूंकि इनके ऊपर अब केसेस हो रहे हैं और बाकायदा अदालतों में ये केसेस हार रहे हैं, तो अब ये क्या करते हैं कि एक पर्सनल ग्रुप बनाते हैं, उसमें लोगों को बाकायदा शेयर दी जाती है कि आप हमें $50 या $500 रुपए की फीस अदा करें महीने की, और जब आप हमें $500 देंगे तो हम सिर्फ उस प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को वो वीडियोस भेजेंगे जो कि आप सुनना चाहते हैं। हम उनको ओपन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारे खिलाफ डेफेमेशन की कार्रवाई हो सकती है। तो इन लोगों ने अपना जो अब तरीका वारदात है वो काफी हद तक तब्दील कर लिया और अब क्या कर रहे हैं कि लोगों को प्राइवेट ग्रुप्स में लेकर जाकर जिस तरह कल्ट्स को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से अपना सिस्टम चला रहे हैं। और सिस्टम को हुकूमत रोक सकती है, हम हुकूमत पाकिस्तान? देखिए शफान, ये असल में मसला क्या है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये अलग-अलग है, तो हुकूमत के लिए इतना ज्यादा इंग्रेस करना बड़ा मुश्किल है। अब ये करते क्या है, कुछ लोगों को व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स में लेकर जा रहे हैं, कुछ को टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप्स में लेकर जा रहे हैं। इनमें से कुछ व्लॉगर जो हमें पता चला है जो कि बाकायदा डार्क वेब के ऊपर उन्होंने अब ग्रुप्स बना लिए हैं और उनमें वही नफरत अंगेज मवाद, वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, रायट्स और इस तरह की जो बातें हैं वो उधर करते हैं। लोगों की पर्सनल डिटेल्स लीक करना, उनकी फैमिली की तस्वीरें लगाना और बाकायदा जो एक ब्लैकमेलिंग होती है प्रॉपर, ये चीज अब उस डोमेन में जा चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब ये उधर जाकर जो है एक नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये सामने नहीं आते क्योंकि डेफिनेशन केसेस से डरते हैं। ठीक है, इसकी एक्सेस अब कॉमनली पब्लिकली नहीं है, इसकी एक्सेस प्राइवेट लोगों को कुछ है? जी जी, मतलब ये सोशल मीडिया पर ऑडियंस को गैदर करते हैं और फिर उन ऑडियंस में जिन लोगों का इनको लगता है कि ये हमें फीस दे सकते हैं और इनसे हमें माली फायदा होगा, तो उनको फिर प्राइवेट ग्रुप्स में लेकर जाते हैं और उनसे खुद पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं। इस मामले में हमें पता चला है कि इन्होंने अपने बाकायदा एजेंट्स रखे हैं जो कि नजर रखते हैं और जो अकाउंट्स उनको लगते हैं कि हमारे काम के हैं उनको बाकायदा कहा जाता है कि आप पैसे दें। और इनमें जो कसीर तादाद है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तानियों की कोई ऐसी खास तादाद हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब जो एक्स एज ए प्लेटफॉर्म है उसने बाकायदा अब डिस्क्लोज कर दिया कि कौन सा अकाउंट किधर से ऑपरेट कर रहा है। तो हमने ये जो एक मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस लिहाज से भी हमें ये नजर आ रहा है कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं जो कि रियासत के खिलाफ शर्मगेजी का मवाद फैला रहे हैं उनमें 90 to 95% पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे अकाउंट्स मौजूद नहीं रखते। पाकिस्तान के बाहर किन ममालिक से हैं? जी जी, मतलब वो अब ऐसा होगा, जैसे सलमान भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अकाउंट है जो कि तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं और उसने अपनी जो लोकेशन है वो साउथ एशिया लिखी है। अब अगर वो अकाउंट पाकिस्तान में होता तो उसे पाकिस्तान का नाम छुपाने में कोई एतराज नहीं था होना चाहिए, लेकिन जब वो अकाउंट साउथ एशिया लिखता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अकाउंट पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर साउथ एशिया में या तो बांग्लादेश आता है या भारत आता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ऐसे जो अकाउंट्स है काफी सारे वो भारत से भी ऑपरेट कर रहे हैं। हमने ऐसे अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब जब से एक्स ने लोकेशन का एक ऑप्शन ऑन किया उसके बाद से चीजें बिल्कुल ही चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर एक अकाउंट साउथ एशिया से ऑपरेट हो रहा है तो उसको हम पाकिस्तान में बंद तो नहीं कर सकते, जहां तक मेरे इल्म में। सलमान भाई, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक्स की अथॉरिटीज तक इतनी इंटरेस्ट हासिल कर ली है कि वो महसूस अकाउंट्स को सस्पेंड तो नहीं करवा सकते, लेकिन उनको इंडिया की हद तक बैन करवा सकते हैं। तो हमारे सामने इंडियन गवर्नमेंट की एक एग्जांपल है कि वो अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत से हमारे जो ड्रामा चैनल्स थे वो इंडिया में देखे जाते थे, उन्होंने सारे ड्रामा चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। एक्स पर बेशुमार पाकिस्तानियों के अकाउंट है जिसमें मेरा भी शामिल है, जो कि इंडिया में नजर नहीं आता, बाकी पूरी दुनिया में नजर आता है। तो अब क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक इतनी इंग्रेस हासिल की है कि वो अपने मुल्क के अंदर ये मवाद रोक सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी तक ये जो इंग्रेस है वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा सारे दफा साहब, ये जो हम कहें अगर इसको मुकम्मल अगर इस पर तज्जिया पेश करें अगर आप,
तो ये शिकंजा सख्त हो रहा है इन यूट्यूबर्स पर, इन भगोड़ों पर जो पाकिस्तान से बाहर है। और ये है जी कि आप इनको यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं इनको हमलावर कहता हूँ। अच्छा, हमला क्या होता है? अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साहिद साहब की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो लोग हैं जिनको अब यूट्यूबर्स कह रहे हैं और भगोड़ा कह रहे हैं, ये हमलावर हैं। ये वहाँ से बैठकर पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए, वायलेंस को इंसाइट करने के लिए ये वहाँ से ये हरकतें कर रहे हैं। और ये क्राइम्स हैं, ये ऑफेंस है। ये सिर्फ पाकिस्तान के ही कानून की तरह तहत ऑफेंस नहीं है, बल्कि आप ब्रिटिश लॉज जो देखें, आप अमेरिकन कानून भी देखें, आप यूरोप के जितने कवानीन हैं वो भी देखें कि उनके यहाँ बैठकर कोई शख्स वायलेंस को इंसाइट नहीं कर सकता, यानी तशद्दुद की तबलीग नहीं कर सकता। इनके आप जितने भी इनकी गुफ्तगू होती है, जितने भी इनके वीडियोग्स आते हैं, आप उसमें देख लें कि आधा हिस्सा उनका मखसूस होता है किस चीज़ के लिए? तशद्दुद की शोहरत के लिए, तशद्दुद को इश्तिहार देने के लिए, तशद्दुद को बढ़ाने के लिए, उसकी तशहीर करने के लिए, उसकी नाम नासब तबलीग, उसकी तबलीग करने के लिए। पहला हिस्सा नफरत पैदा करते हैं और बाकी हिस्सा तशद्दुद पैदा। इनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। मैं पिछले चंद दिनों से मुझे देखने का मौका मिला है। अब आप यकीन करें, मैं हैरान होता हूँ उन लोगों की अकल पर जो इनको सुनते हैं, जो इन पर यकीन रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं। ये लोग बिल्कुल फर्जी कहानियाँ बनाते हैं कि यूँ इस तरह से यूँ हो रहा है और यूँ हो जाएगा, और उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और उसके नतीजे में हमारे मुआशरे में अफरा तफरी पिलाने का एक माहौल पैदा किया जाता है। तो ये मुमकिन है कि अब चूँकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर लंदन गए हुए हैं, और उसके बाद मुमकिन है कि ये वाशिंगटन भी जाएं। और मुझे यहाँ से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पता चला है कि लंदन बड़ा फेवरेबली डिस्पोज्ड है कि अगर पाकिस्तान अपना केस प्लीड कर सका, और पाकिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ है उसको ये कन्विंस कर सका कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के माशरे में बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों की वजह से पाकिस्तान में एक जो मुआशी और माशरती सूरत हाल है उसके लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। तो यकीन वो इन लोगों को, जैसा कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अब आप बरतानिया की अदालतों में जाएं, बरतानिया एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पाकिस्तान के लिए इमदाद करने के लिए तैयार है। और दूसरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कंपैरेटिव एनालिसिस मैं चाहूँगा करें, क्योंकि हमने ये देखा है एग्जैक्ट हेट स्पीच और प्रोवोकेशन के हवाले से इल्जामात चार्जेस थे अल्ताफ हुसैन जो बानी थे एमक्यूएम के, और उस वक्त बहुत कोशिश हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उन पर पाबंदी लग जाए या वो जो है पाकिस्तान उनको वापस लेके आया जा सके। उस वक्त के हालात में और आज के हालात में क्या फ़र्क है? यकीनन उस वक्त के हालात और आज के हालात में एक बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है कि बरतानिया में उस वक्त ये जो यूट्यूब के ज़रिए से, ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए से वायलेंस नहीं हुई थी। बरतानिया में जो वायलेंस हुई है वो एक किस्म का उस वाटरशेड बन गया है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये जो सोशल मीडिया है इसको इस्तेमाल करके आप मुआशरा तलपट कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सच्चाई की बुनियाद पर हो, झूठ की बुनियाद पर हो। ये फ़र्क है उस दौर में जब ये अल्ताफ़ हुसैन का या एमक्यूएम के बानी का जो ज़माना था और आज के ज़माने में। अब चूँकि बरतानवी गवर्नमेंट को ख़ुद को ये तजर्बा हो गया है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज ज़रूरी है, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। मैं जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि ये जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान से गए हैं, इन लोगों ने भी कंसीलमेंट की है पाकिस्तान में अपने खिलाफ ऑफेंसेस की, इनके खिलाफ पाकिस्तान में केसेस की। ये बड़े हीनियस केसेस में इन्वॉल्व हैं। आप एक नाम ले, मैं उसकी डिटेल बताने को तैयार हूँ, दूसरे का नाम ले, उसकी डिटेल बताने, जितने लोग हैं सबकी मैं आपको डिटेल बताने के लिए तैयार हूँ। ये पाकिस्तान में जराइम करके ये लोग गए हुए हैं। क्या इन्होंने जब बरतानवी वीज़ा लेने की कोशिश की तो क्या उसमें उन्होंने तमाम वो अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात बयान की? हम जब बाहर का वीज़ा लेने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि हम कभी किसी मुकदमे में मुलव्वस रहे हैं। एक यूट्यूबर के साथ अभी हुआ चल रहा है, तो उनके साथ भी यही हुआ है कि आपने अपने इल्जामात नहीं बताए अभी जो ये हुआ। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से नहीं, ये तो एक यूट्यूबर है जो फैमिली व्लॉगिंग करता है जिसकी बात हो रही है अभी। जी
ये गुजारिश है कि ये यूट्यूबर की बात हो रही है, लेकिन ये यूट्यूबर है वो भी तो इमिग्रेंट है ना, ये पाकिस्तान से गया हुआ है। ये जो यूट्यूबर्स हैं ये भी पाकिस्तान से गए हुए हैं। इनके पास, इनका आप नाम ले, मैं आपको बताऊं इनके खिलाफ कितने कितने सीरियस संगीन मुकदमात हैं पाकिस्तान में दर्ज। क्या इन्होंने जब वीज़ा, ब्रिटिश वीज़ा लिया तो क्या उसमें उसका इंदराज किया? यकीनन उसका इंदराज नहीं किया होगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सिक्का बंद मालूमात हैं कि इन्होंने किस बुनियाद पर बरतानवी वीज़े हासिल किए हैं, किस बुनियाद पर वो अमेरिका में गया हुआ जो शख्स है या गए हुए जो अशखास हैं उन्होंने ये वीज़े हासिल किए हैं। अब इन सब के हक़ाइक़, सब की तफसीलात इन गवर्नमेंट्स को दी जाएंगी। अब ये उन गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है, वो फ़र्ज़ है उन पर कि वो इसकी प्रोब करें, तहकीक करें, इनसे बुलाकर पूछगिछ करें। ये ज़रूरी नहीं कि हर मामला ब्रिटिश कोर्ट में जाए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व होगी। मैं आपको अपनी इत्तलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पाकिस्तान के साथ बड़ा हमदर्दाना रवैया है। वो यकीनन इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और जब बरतानवी हुकूमत एक्शन लेगी तो अमेरिका जो है वो भी एक किस्म के कज़न है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपस में, वो यकीनन अमेरिकी गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी। जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको भी ये कान हो जाएंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला करेगी, जो एक्शन लेगी, तो उन लोगों की भी बारी आएगी। पाकिस्तान फिर उनकी भी सरकोबी के लिए उनका ताक़ुब भी करेगा और वहाँ तक भी जाएंगे। तो लिहाजा अगर इन यूट्यूबर्स के लिए एक ही जन्नत है, एक ही जगह मौजूद है, वो है इंडिया। इंडिया जाकर ये कुछ अगर कर सके, इंडिया जाके बैठ के जो अपनी इन्होंने खराफात करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, इंडिया में बैठ के ये जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में इनको कुछ जायपनाह मिलती है वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के किसी इलाके में पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेगा, नहीं रहने देगा। ये गवर्नमेंट का कंसिडर्ड डिसीजन है। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। आपने ये देखा कि पाकिस्तान, जी राना शाह साहब को भी खुशामदीद कैसा है। राना साहब, ये बड़ा क्लियर स्टेट का स्टैंड आ गया, लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। आज भी बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो धरना दे रही हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिली गई। गवर्नमेंट ने, रियासत ने बड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मुलाकात तो मुमकिन नहीं है ना अब राना शाह साहब, अब जो हालिया वाकया है उसके बाद हुआ था। जी राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपका मशकूर हूँ और मैंने आपका इंट्रो सुना और मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ पर चीजों को देखना होगा। हर चीज की लिमिट है। बिल्कुल एक कैदी के हकूक हैं, लेकिन कैदी से मुलाकात के बाद स्टेट पर हमले करना, अदारों पर हमला करना, ये तो आइन या प्रिविलेज इसकी परमिशन नहीं देता। अब देखना, ड्रामा करना तो बड़ा आसान है, मेरे लिए ये सब ख्वातीन काबिल एहतराम, लेकिन अब एक प्रोसीजर है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है। लास्ट वीक उनकी सिस्टर की मुलाकात होती है और मुलाकात करने के बाद वहां से डायरेक्शन लेकर अदारों पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ना, और फिर इस आड़ में बैरूनी एजेंडे पर अमल करना, ये तो मैं अर्ज करता हूं कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं बतौर मेंबर सूबाई असम्बली, बतौर चीफ विप पंजाब असम्बली, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, मैं समझता हूं कि आम मुल्ज़म और मुजरिम के हकूक हैं। लेकिन आप ये तो देखें, लेकिन राजा साहब ये तो हो रहा है इस पर, लेकिन ये बताएं कि क्योंकि कुछ लोगों को ऑफलोड करने की भी इत्तलात हैं, जहाज से जो फ्लाइट ले रहे थे, कुछ का नाम ECL में, कुछ का PNIL में, और कुछ जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो भगोड़े हमलावर जिनको साले ज़फ़र ने सही लफ्ज़ इस्तेमाल की, जो यूट्यूब पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं रियासत के खिलाफ, उनके वापसी की इत्तलात है। ओवरऑल क्या एक्शन रियासत पोस्टर ले रही है इस पर पूरी सूरत हाल में, और PTI पे किस तरह शिकंजा सख्त हो रहा है मजीद? जी मैं ये अर्ज करना, जी आपने मुझसे सवाल किया। जी राणा साहब, जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, देखिए जी हम विद इन पैरामीटर, जब 5 और 6 मई को हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा था और 25 करोड़ आवाम परेशान थी, तो फिर देखना ये है कि उस दौरान भी नियाजी की फैमिली मेंबर्स और उनके जो ऑफिस बेरे थे वो क्या बयान दे रहे थे। मैं समझता हूं कि इस हद तक जाना ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। और फिर ये कि 10 मई को अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ
जो ऑपरेशन हुआ जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब ने नमाज फजर अदा की, जमात करवाई और दुश्मन पर हमला किया और उनके 7 प्यारे गिरवाए, तो ये जो फतह थी ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ अवाम की फतह थी, लेकिन उसके सबब उसके मूवर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे बने। ठीक है, जिस चीज को एडमिट तो जो हमारा दुश्मन है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं सवाल के ऊपर और राना शाह साहब भी साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ ब्रेक बेनकाब में, उसके बाद वापस आते हैं, इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम हकाइक, सवालात, यूट्यूबर्स और जो बाहर बैठे भगोड़े पाकिस्तान से, पाकिस्तान के खिलाफ हज़ासराई, पाकिस्तान को मलाइन करने, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने में या पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे हैं, उनके लिए उनका जो उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर कहा जाए कि इस पर सख्ती से रियासत निमटने जा रही है, और ऐसे सिग्नल्स हैं, ऐसे अलार्म हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के रहनुमा अभी भी यानी पीटीआई के लिए यहाँ से अगर निजात का रास्ता है सारे जाफर साहब, मतलब वो -1 वाला रास्ता है, वो क्या रास्ता है? यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके नाम अभी ECL में है या जो भी अब इनके साथ सख्तियां हैं, वो रास्ता क्या है निजात का यहाँ से फॉर पीटीआई? अर्जिया जी के अगले दिन ये पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा था कि पीटीआई में अब 2 ग्रुप बन के हैं, एक पीटीआई है अडियाला ग्रुप और एक पीटीआई पाकिस्तान, बिल्कुल उसी स्टाइल पर, उसी पैटर्न पर जिस तरह के एक MQM लंदन है और एक MQM पाकिस्तान है। तो अगरचे ये बात उन्होंने तकरीबन ज़्यादा संजीदगी से नहीं कही, लेकिन हकीकत यही है कि तकसीम दाखिली तौर पर वाक़या हो चुकी है। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनमें कोई थोड़ा बहुत सेंस है, जो चीज़ों को समझते हैं, जिन्हें नविश्ता दीवार नज़र आता है, वो तो ये जान गए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत अडियाला जेल से होती रही तो इस तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल तारीख है और मुकम्मल तबाही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई उनका फ्यूचर नहीं है। तो लिहाजा वो लोग सियासी लोग हैं, उनको पता है कि उन्हें सियासत करनी है। अगर कल कलां को 4-6 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, उनको इलेक्शन लड़ना है। अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो ज़रूरी है कि इसके लिए कि उनकी अहलियत बरकरार रहे। अगर वो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए ये मुमकिन होगा कि वो अपनी अहलियत को बचा सके। उनको हो सकता है कि उनकी जो हैसियत है वो एक अनफिट कैंडिडेट, अनफिट पॉलिटिशियन के तौर पे हो जाए, और ये वो जो सूरत हाल है कि जिसको वो नहीं पसंद करेंगे कि उनके साथ ये वाक़या हो, ये मामला हो। तो लिहाजा वो ये समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल ज़ाती भी इसी में है कि वो तहरीक इंसाफ से निजात हासिल करें, और फिर दूसरा यह है कि उनमें कुछ पाकिस्तानियत भी है, वो कुछ पाकिस्तान का भी दर्द रखते हैं। वो यकीनन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो। ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान की बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं, वो यकीनन ये चाहेंगे कि उस उनसर से, उस एलिमेंट से जो अपने आप को अडियाला के साथ आइडेंटिफाई करता है, उनसे तहरीक इंसाफ को पाक किया जाए, उनसे निजात हासिल की जाए, उनसे अलग किया जाए, ताकि यह है कि बतौर सियासी कारकुन वो अपना कोई किरदार अदा कर सके। अगर ये मेरी आवाज इसी तरह जारी रही, जिस आप आवाज पहुंची साहब, मैं 1 सेकंड में मैं इसको जरा जी प्लीज हिल गया है आपका। अच्छा, मैं इन द मीनवाइल राना शाह साहब, इन द मीनवाइल राना शाह साहब, आप फरमाएंगे राना शाह साहब के जो अभी साले जाफर साहब ने बड़ा खूबसूरती से 2 ग्रुप्स का बताया, तो राना साहब जो दूसरा ग्रुप है यानी उसके लिए निजात राना शाह साहब क्या है? यही है कि वो लाताल्लुकी कर लें? ये पहले था ना कि 9 मई पे माफी मांग लें, आगे बढ़ जाए। राना शाह साहब आपसे पूछ रहा हूँ क्या रास्ता है? जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के अदारों पर हमला हुआ, उसकी ट्रेनिंग तो 1 साल से हो रही थी। ये नहर के ऊपर ही तो जमान पार्क था जहां बैठकर न्याजी साहब उनकी ट्रेनिंग करते थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपने ये करना है।
तकरीबन 156 पॉइंट थे जो रिटर्न थे, जिन पर इनको डिप्यूट किया गया था कि यहां पर यास्मीन राशिद साहबा जाएंगे, यहां पर फलां जाएगा, और एट ए टाइम अटैक होता है जिनाह हाउस पर, एट ए टाइम GHQ पर, और उसी तरह मियां वाली। तो ये तयशुदा था, और ये हकीकत में शोहदा की यादगारों को गिराने वाला ये तो एजेंडा मोदी का हो सकता है, राह का हो सकता है, ये पाकिस्तानियों का नहीं हो सकता। ये 9 मई वाला, और उसके बाद आप समझे कि 10 मई को अल्लाह ताला ने हमें रास्ता क्या है जो दूसरा ग्रुप है उनके लिए, मतलब वो ला ताल्लुकी करके कह दें जी कि हमारा ताल्लुक नहीं है इमरान खान से, क्या ऐलान उनको करना चाहिए? जी, मैं ये करना चाहता हूं कि अगर वो कौम से माफी मांगे, अदारों से माफी मांगे, और वो अपने आप को विद इन पैरामीटर कानून के दायरे में लाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर मियां शबाशी साहब ने बात की है, राणा सनाउल्लाह खान साहब ने बात की, हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। अगर उनको इशू है तो वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाए, जो कस्टडी ऑफ द हाउस है सरदार अयाज सादिक, वहां बैठकर बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें फलां से बात करनी है और हमें गवर्नमेंट दी जाएगी तो हम बैठने के लिए तैयार है, अदरवाइज नहीं। ये सेल अफरीदी किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? वो तो राह और जो मास्टरमाइंड हमारे APS बच्चों के कातिल, हमारे हमला करने वालों का वो तर्जुमान है। वो आप किसको क्लासिफाई, सोहेल आफरीदी साहब को कहां क्लासिफाई करते हैं, अडयाला ग्रुप में या दूसरे वाले ग्रुप में? सोहेल आफरीदी साहब को, साले जफर साहब। जी राणा साहब अगर इजाजत दें, मैं साले जफर साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था। जी साले जफर साहब, सोहेल आफरीदी किस ग्रुप में, अडयाला ग्रुप में है या दूसरे वाले ग्रुप में है? गुजारिश यह है कि सोहेल आफरीदी जो है वो किसी ग्रुप में नहीं है। अच्छा। सोहेल आफरीदी उस ग्रुप में है जिसको अब इक़्तिदार मिला है और वो उस इक़्तिदार को एंजॉय करना चाहता है। बिल्कुल सोहेल आफरीदी वही किरदार अदा कर रहा है जो गंडापुर ने अपने शुरू के दिनों में किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होती रही और इसकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है। अडयाला वाले को यह ख्याल है कि सोहेल आफरीदी उसका बंदा है और उसका बंदा रहेगा, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई जी होश शख्स, कोई अक्लमंद आदमी ये पसंद करेगा कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर वो अपनी उसी रवश में बरकरार रहता जो उसने पहले दिन इख्तियार की थी, जब उसने कहा था कि मैं उसका आशिक हूँ और उसके इश्क में अपनी जान देने के लिए आया हूँ, अगर वो उस पर कारबंद रहता तो मुमकिन है कब तक उसका अंजाम हो चुका होता। लेकिन आपने देखा कि पिछले इतवार को जब पेशावर में जलसा हुआ, तमाम जो स्पीकर थे उनकी गुफ्तगू में, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्पीकर जो थे वो फायरी थे, उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जिसकी गिरफ्त होना ज़रूरी है। बल्कि मैं समझता हूँ ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है कि वो लोग अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। उन्होंने जो वहाँ गुफ्तगू की है उनको अभी तक मच जेल में होना चाहिए था, वो लोग आज़ाद फिर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सोहेल आफरीदी ने जो गुफ्तगू की उसमें बहुत ही ज़्यादा उनके मुकाबले में तवाज़न था। उसने कहा कि मेरे बड़ों ने मशवरा मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, क्या ना करूं कि गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ फसाद ना करूं, पड्डा ना करूं, उसके बारे में बदजुबानी ना करूं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल ना करूं। तो मैं समझता हूं कि सोहेल आफरीदी आया तो अडयाला ग्रुप से था, लेकिन अब वो ना वो ग्रुप तब्दील कर रहा है। अभी ये राणा साहब फरमा रहे थे कि PTI में 1 नहीं 8 ग्रुप बने हुए। PTI के जितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स असम्बली है, इतने ही उनके ग्रुप हैं। ये कोई नज़ियाती जमात थोड़ी है। ग्रुप तो बनते हैं नज़ियाती जमातों में जिनकी कोई सोच हो मुल्क के बारे में, कौम के बारे में, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, जिनका कोई नज़रिया हो। ये तो सब लोग इनफरादी हैं, एक कल्ट के पीछे पागल हुए थे और अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी अकल से पर्दा उतरना शुरू हो गया है और अब उसको तेजी आ रही है। ये बताएं कि जो एक इमरान खान एक जो कैरेक्टर है और अभी भी, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप क्रिकेटिंग स्टार एथलीट, एक उनका एक अपील और एक यकीनी तौर पे 92 का वर्ल्ड कप वो टीम की एफर्ट थी, लेकिन उस हवाले से उनका एक पर्सोना, उनकी एक ब्रांड, फिर वो शौकत खानम अस्पताल, फिर पॉलिटिक्स में आए। अब वो एक जहनी मरीज के तौर पे, जो DGISPR ने एक बड़ी स्टेट कि वो एक जहनी मरीज हैं, तो इसकी थोड़ी तशरीह अगर मैं आपसे, अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा एलैबोरेट करें कि वो एक क्रिकेटिंग स्टार, दुनिया के जैसे कहा जाए शोहरत के आला तरीन बुलंदियों से, और शौकत खानम, और आज एक जहनी मरीज की कैफियत में, ये जहनी मरीज किस तरह है, किस तरह का जहनी मरीज है, कैसा इलाज है इनका, क्या हो सकता है,
किस स्टेज में इनका जहनी मर्ज है, कौन सा मर्ज है, ये थोड़ा फरमा सकते हैं सारे साहब? अर्ज जी अर्ज ये है, कोई आदमी अगर वर्ल्ड कप जीत जाए जी तो ये ज़रूरी है कि सारी उम्र ही अक्लमंद रहेगा। किसी वक्त भी वो ड्रेंज हो सकता है, किसी वक्त भी वो बहक सकता है। कोई हॉस्पिटल, कोई बिल्डिंग बनाने वाला, ये ज़रूरी है कि वो सारी उम्र ही उसकी अकल का जो तवाज़न है वो बरकरार रहे। अब उनकी अकल का जो तवाज़न है मैं समझता हूँ दरम बरम हो गया है। ISPR ने जब उसके बारे में ये कहा कि वो जहनी मरीज़ है तो उसकी एक बुनियाद है। अब बताइए, जो पाकिस्तान के बारे में उस शख्स ने जेल में बैठकर जो ट्वीट्स की है वो कोई अक्लमंद आदमी को, अक्लमंद इंसान कर सकता है? जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कराने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने अपनी बहनों को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उसने अपनी सियासी जो पैरोकार हैं उनको इस्तेमाल किया, ये कोई सही और अकल शख्स जो है उससे इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। और मैं DG ISPR को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अडियाला जेल के कैदियों पर मेहरबानी करें, उन पर एहसान करें। जेल के अंदर कैदी रखे जाते हैं, हवालाती रखे जाते हैं, पागल नहीं रखे जाते, जहनी मरीज़ नहीं रखे जाते। इसको किसी ऐसे जहनी अमराज के शिफा खाने में मुंतकिल किया जाए जहाँ पर पहले इनका जहनी इलाज हो। जब ये दुरुस्त हो जाए इसको दोबारा इसकी सज़ा भुगतने के लिए दोबारा जेल में लाया जाए। तो जहाँ तक आपने ये कहा कि उनका जो जहनी अफलास है वो तो अय्या हो चुका है। अब आप ये गौर कीजिए, उस शख्स ने अपने आप को क्या बनवाने की कोशिश की, औलिया बनने की कोशिश की, नबी बनने की कोशिश मैं बड़ा की। वो आप जब भाई अल्फाज अदा कर रहे थे मेरे जहन में वो मंजर आ रहा था कि वो मैंने एक इस्लामाबाद में हमारे पहले सहाफ़ी थे, सो कॉल्ड जो भी थे आपके चैनल में, वो प्लास्टर को जो चूमने के मनाजिर थे, जब वो उनका प्लास्टर उतर के आया था तो वो 3-4 खड़े हुए थे ग्रुप बना के, फिर उन्होंने बाकायदा उसको चूमा था और चूम के उसको जो वीडियो डाली, वो मतलब देखे थे आपने मनाजिर? वो क्या था? मैं कर रहा हूँ, आप बताइए। जी जी ये ज़हनी अदम तवाज़न का ही है ना जी कि आप इंसान के मर्तबे से बुलंद हो जाएं और बुलंद होने का दावा करें और कहें कि मैं ऐसा मखलूक़ात का हिस्सा हूँ जिस अशरफुल मखलूक़ात उसके नीचे हैं। तो ये थोड़ी होता है। उसने दरअसल एक अपना कल्ट बनाया हुआ है, एक कल्ट बनाया हुआ था जिसके ज़रिए से वो दूसरों को ये साबित करना चाहता था कि दूसरे जो भी हैं, वो फौज में हैं, पुलिस में हैं, सहाफ़ी हैं, वकील हैं, जो भी हैं, उसके मुकाबले में सब हीच हैं, नीचे हैं, ज़ेरी हैं, वो उनसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये कल्ट तो देवता बना हुआ था। ये कल्ट तो है, लेकिन मुझे बताएं जो शख्स जो चूम रहा था उसको, प्लास्टर को, उसको डॉलर भी तो मिल रहे थे चूमने के, यानी यूट्यूब पे व्यूज आ गए उसके। फिर दूसरा, वो जिस जगह अपॉइंट हुआ था चैनल में, वो उसकी हैसियत नहीं थी अपॉइंट होने की, लेकिन वो अपॉइंट मतलब मेरा मतलब है कि वो उसके सर भी कढ़ाई में था, उसकी उंगलियां भी कढ़ाई में थी, हाथ भी। तो उसको प्लास्टर चूमने से अगर डॉलर मिल रहे हैं और 1000-2000 1 लाख डॉलर मिल रहे हैं, चलो जी व्यूज 1000-2000 डॉलर मिल गए, 10 लाख व्यूज आ गए प्लास्टर चूमने के, तो वो तो ये सब भी तो हो रहा था। इसमें कल्ट से ज्यादा पैसों का कमाल भी हो रहा था मेरा ख्याल है। सुफियान साहब, ये तो कारोबारी ट्रिक्स है ना, ये तो बिजनेस ट्रिक्स हैं, ये बिजनेस ट्रिक्स हैं। खुद वो बेवकूफ़ बना हुआ था, ऐसी बात नहीं है, उसको पता था कि वो क्या हमाकत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, उनकी अकल के साथ खेल रहा था, उनके शऊर के साथ खेल रहा था कि उसका नाम ले रहे थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वो कारोबार था, वो कारोबार है। कल कला जब ये इसका सियासी वजूद ख़त्म हो जाएगा, वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे, कोई और कारोबार ढूंढेंगे, वो यकीनन किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई मजहबी या कोई जिसे कहना एतकाद का मामला नहीं है, ये कोई किसी मजहबी अखलाकी कोई सोच नहीं है। उनकी एक ही सोच है कि किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल किया जाए, किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, किसी तरीके से अपने एक शख्स का कल्ट बुलंद किया जाए और उसके नाम पर दुनिया को लूट मार की जाए। और जो सबसे अफसोसनाक, सबसे तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जाए, ताकि यह है कि वो जो पाकिस्तान के साथ जब इस तरह की खुदा न खास्ता बुरी हालात हो, तो जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो उनकी मजीद सरपरस्ती करे। अब भी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो उसकी मजीद सरपरस्ती के तालिब हैं, वरना पाकिस्तान के साथ उन लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं। ये असल में जो बड़ा सही अल्फाज आपने अदा किया कि कारोबार था, तो ये बेसिकली जो है ना दुकान थी असल में, तो उस दुकान के अंदर ये मंजन बेच रहे थे, तो वो जो कल्ट के लिए, लेकिन इनकी दुकान जो है बंद हो गई। अब बंद ही कर दी थी ISPR ने, एक तरह से ताला लगा के उसको बंद कर दिया। राणा साहब, ये दुकानें बंद हो गई ना, ये सारी प्लास्टर चूमने वाली दुकानें जो सारी चल रही थी। राणा साहब जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो DG ISPR ने बात की, आज हमने पंजाब असेंबली के अंदर
कल भी रेजोल्यूशन आई थी और आज प्राइवेट मेंबर डे था, तो पूरे हाउस ने मुश्तरका तौर पर ऐसे टेररिस्ट तंजीम जो मुल्क के ऊपर हमला करे, जो अदारों पर अटैक करे, जो अगयार की बोली बोले, उसको बैन करने की आज रेजोल्यूशन मुश्तरका तौर पर पास हो चुकी है पंजाब असम्बली में। मैं अभी आज की बात कर रहा हूं और आपके प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूं, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये कैसा शख्स है कि अगर इसके कहने पे किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये जाफर और मीरकेल का बात देगा, ये वो बातें करेगा जो कोई हमारा दुश्मन भी नहीं करता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक फितना है, ये एक शरअंगेज टोला है जिसको अब पाकिस्तान की आवाम मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकती। और इसको बिल्कुल आप ये देखेंगे, अगर कैडेट कॉलेज वाना हमला करने वाले टेररिस्ट हैं और उनके खिलाफ कानून हरकत में आता है, तो फिर ये ग्रुप उससे भी ज्यादा टेररिस्ट है जो स्टेट पर हमले करते हैं, जो रेंजर्स के नौजवानों को शहीद करते हैं। मैं समझ करूंगा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कमेंट्स दिए और सारे जफर साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद रहे। हम ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे आज की गुफ्तगू को। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन बेनकाब में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़, सवालात, हक़ाइक़ और ख़ास तौर पर उस तबके से मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई में मुलव्वस है, उनके खिलाफ रियासत क्या एक्शन लेने जा रही है, किस तरह शिकंजा सख्त होने जा रहा है उनके खिलाफ। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।